कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 6 अर्थात पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो है इसके प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रश्न उत्तर से पहले थोड़ा कुछ जान ले लेते हैं आवश्यक बात है। तो पहला है, नंबर 1 दे रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक गति से पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाते हैं, कहीं नीचे धंस जाते हैं। नंबर 2 पे है, पर्वतों की ऊंचाई व आकार में भिन्नता होती है। नंबर 3, ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण का कारण होता है। पठार उठी हुई सपाट भूमि है और विश्व में मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग में। आंतरिक शक्तियां क्या होती हैं? पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली हलचल को आंतरिक शक्तियां कहते हैं। उदाहरण इसका भूकंप है। वायु शक्ति क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर विभिन्न कारकों द्वारा किया जाने वाला परिवर्तन वायु शक्ति कहलाता है, जैसे मृदा अपरदन। अपरदन देख लेते हैं क्या होता है। पृथ्वी के सतह का घिसने, टूटने और स्थानांतरित होने की क्रिया अपरदन कहलाती है। निक्षेपण क्या है? पृथ्वी की सतह पर विभिन्न कारकों द्वारा मलबे को जमाने की प्रक्रिया निक्षेपण है। परिवहन क्या है? विभिन्न कारकों हवा, नदी द्वारा मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। पर्वत श्रृंखला क्या है? एक के बाद एक पर्वतों के क्रम की स्थिति को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। वलित पर्वत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से शैल या अवसादों को पड़ने या मोड़ से ऊपर उठकर पर्वत निर्माण को वलित पर्वत कहते हैं। उदाहरण इसका हिमालय है। भ्रंश क्या है? पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया, शक्ति से सतह का कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे धंसा रहता है, इस प्रक्रिया को भ्रंश कहते हैं। ऊपर उठाखंड हार्स्ट व नीचे धसा भाग ग्रोवेन है। ये झरना आपका कितना खूबसूरत बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये देखिए आप लोग, इसमें कहां कहां पर क्या क्या चीजें, ये ऊपर जो उठ रहे हैं ये पर्वत है, ये दिखाई दे रहा है आपको। और ये पर्वत श्रृंखला बन गई है, कई सारे पर्वतों को जोड़ करके एक श्रृंखला बनाई है। ये घाटी है, पर्वतों के बीच में जो घिरी हुए स्थान होते हैं उसको घाटी कहते हैं। ये पहाड़ी है, जो पर्वत से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो पहाड़ी नीचे। यहाँ से जो नदियां निकलती हुई पठारों से होकर के आती, मैदान में जाकर थोड़ा सा पठार पड़ जाता है और इसके बाद बहुत सारी नदियां मिलती हैं तो बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। तो जो छोटी छोटी नदियां मिलती हैं तो सहायक नदी कहते हैं। और ये मेन नदी है। मेन नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो उससे पहले छोटे छोटे द्वीपों में बढ़ जाता है ये, इसको हम डेल्टा कहते हैं। और जहां पर ये मिलती है उसको नदी मुहाना बोलते हैं। इसके बाद जो है बहुत बड़े बड़े जो है क्षेत्र बन जाते हैं जहां पानी भर जाता है नदियों के द्वारा आकर के, उसे झील बोलते हैं। ये मैदान है जो बिल्कुल प्लेन सपाट होता है, उसको मैदान कहते हैं। और वितरिकाएं कौन सी होती है? जहां नदी मिलने को होती है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, उसको वितरिका बोलते हैं। और ये जो है स्थल संधि है, जहां बीच में दिखाई दे रही है ये दो जल के स्तर हैं, बहुत बड़े स्तर हैं। और यहाँ पे जो जोड़ रही होती है स्थल द्वारा, इसको हम स्थल संधि बोलते हैं। और ये किनारे पे जो बना हुआ दिखाई दे रहा है ये पार्ट, इसको तट बोलते हैं। और ये जो द्वीप बनता है इसको प्राय द्वीप बोलते हैं हम लोग। और ये पूरा बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है ये समुद्र है। और यहाँ पे जल संधि है, देखिए यहाँ पे जल के द्वारा ये दोनों स्थल भाग जुड़े हुए हैं, तो इसको हम जल संधि कहते हैं। और ये जो अलग हट गया है पूरा, ये द्वीप कहलाता है पूरा का पूरा। इस तरह से पूरा भूगोल का ये वर्णन होता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़े से प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सही उत्तर का चिन्ह लगाना है आपको। तो पहला है नंबर 1, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो ये ऊंचाई में भिन्न होते हैं बच्चों। नंबर 2, हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतों में पाई जाती है बच्चों। नंबर 3, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन पठार, तो ये भारत में स्थित है। अगला है, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? यांगत्से नदी कहाँ बहती है? ये आपका चीन में बहती है। नाम भी आपको देखते हैं, यांगत्से ऐसे करके नाम होते हैं कुछ। अगला नंबर है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बतानी है आपको। तो ये आपकी अल्पस पर्वत है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं ये बताने हैं। तो ये उत्तर है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से। नंबर 1 आता है पर्वत, इसमें क्या है? हिमालय पर्वत है, रॉकी पर्वत है। नंबर 2 पे आता है पठार, पठार में क्या है? दक्कन का पठार है और गुयाना का पठार है। नंबर 3 है मैदान, मैदान में क्या आता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यांगत्से का मैदान। अब आता है पर्वत एवं पठार में अंतर क्या है। तो ये अंतर लिखना है आपको। पर्वत है और ये पठार है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। पर्वत को पहले देखते हैं। पर्वत पृथ्वी के धरातल के ऊंचे भाग में जिसकी आकृति
ऊर्ध्वाधर रूप से त्रिभुजाकार होती है, जिसके शिखर नुकीले होते हैं और नवीन पर्वत यानी कि पर प्राचीन पर्वत घिस चुके होने के कारण बिना शिखर के होते हैं। इधर देखिए, पठार ऊंचे व सपाट होते हैं और ऊंचाई के आधार पर आसपास से ऊंचे होते हैं। पठार का ऊपरी भाग मेज के समान समतल होती है। पठारों की ऊंचाई सामान्यतः 300 से लेकर के 1000 मीटर के बीच होती है। थोड़े से और अंतर देख लेते हैं। प्राचीन पर्वतों की ऊंचाई प्रायः 900 मीटर से अधिक और तीव्र ढाल वाले होते हैं। पर्वत की चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं। वनस्पति व जीव बहुत विरल होता है। पठार में क्या होता है? पठार खनिज पदार्थों के भंडार होते हैं, जिनके कारण यहाँ विकास के उत्तम अवसर मिलते हैं। वनस्पति व जीवन के अनुकूलतम वातावरण होता है, अतः मानव अधिवास सघन होते हैं। पर्वत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर है। इसके उत्तर नंबर 1 आता है वलित पर्वत यानी हिमालय पर्वत। नंबर 2 है भ्रंशोत पर्वत, जिसे कहते हैं वासेव पर्वत। नंबर 3 है ज्वालामुखी पर्वत यानी माउंट किलिमंजारो पर्वत। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? तो ये है उत्तर आपका। मनुष्य के लिए पर्वत वर्षा के कारण और नदियों का उद्गम स्थल के रूप में उपयोगी है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये बताया गया है। भाई देखो, धरातल पर बहने वाली नदियां सागरी तरंगे अपने साथ अपर्दन के द्वारा बहाकर लाए गए पत्थर, बालू आदि को घाटियों व तटों पर निक्षेपित यानी जमा करती हैं, जिसके कारण मैदान की रचना होती है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसा उत्तर देना है। नदी मैदान कम ऊंचाई, समतल, अनुकूल जलवायु, कृषि उद्योग का आधार, परिवहन के साधनों की उपलब्धता और रोजगार की प्राप्ति के कारण सघन जनसंख्या वाले होते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? तो पर्वतों की ऊंचाई, ठंडी जलवायु, आवास निर्माण की कठिनाई, आवागमन के साधनों की कमी, कृषि उद्योग, रोजगार की कमी पर्वतों में जनसंख्या को पनपने का अवसर नहीं देती, इसलिए जनसंख्या कम होती है। खाली स्थान भरो। देखो, सबसे पहले है समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है बच्चों? मैदान लिखना है। दूसरा है हिमालय एवं अल्पस वलित पर्वत के उदाहरण। ये वलित पर्वत के उदाहरण। नंबर 3 पे आता है पठारी। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है, ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आगे है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। नंबर 5 पे चलिए समतल मैदान। समतल मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो ये खाली स्थान आप लोग भर लेंगे आसानी से। आपके राज्य में किस प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं? इस अध्याय के आधार पर बनाइए कि वे स्थल रूप लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी। उत्तर है ये, हमारे राज्य में पठार और मैदान दोनों स्थल रूप में पाए जाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के मैदान में निवासरत हूँ, अतः यह मैदान हमें नंबर 1 समतल होने के कारण किसी कार्य में मददगार है, इसलिए यह क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। नंबर 2, यहाँ रेल, सड़क और वायु परिवहन की उत्तम सुविधाएं हैं, जिससे आवागमन अधिक आसान हुआ है। नंबर 3, हमारे क्षेत्र में छोटे बड़े उद्योग का विकास हुआ है, जो रोजगार प्रदान करने में सहायक है। इस भाग में जीवन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं, आवास, पानी, स्कूल, अस्पताल उपलब्ध है। चलिए थोड़ा सा टिक मार के देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्थल रूप बनाते हैं, तो कौन सा बनाता है इसमें? तो ये है 2 प्रक्रियाओं से। नंबर 2 है हिमालय पर्वत है। क्या है हिमालय पर्वत? हमारा एशिया है। अब है वासजेस पर्वत उदाहरण है। वासजेस पर्वत किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण। नंबर 4 पे आ जाओ, विश्व का सर्वोच्च पठार है, तो ये है तिब्बत का पठार। हीरे व सोने के खनन के लिए विश्व विख्यात है। कौन सा विश्व विख्यात है भाई? अफ्रीका का पठार है।
मानव आवास के लिए उत्तम स्थल पृथ्वी है, तो ये मैदान है सबसे अच्छा। अपर्दन किन साधनों द्वारा होता है, तो तरस का बहती नदी, हवा, सागर की तरंगे, इन साधनों द्वारा अपर्दन होता है। भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन है, देखते हैं, राइन घाटी और ताप्ती घाटी। विश्व के किसी प्राचीन पर्वत का नाम लिखें, तो विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक अरावली पर्वत भारत में है। ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण लिखें, तो अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत और जापान का क्यूबीयामा पर्वत। पर्वतों के कुछ प्रचलित खेलों के नाम लिखें, तो सबसे पहले है नंबर 1 है पैराग्लाइडिंग, नंबर 2 है हैंग ग्लाइडिंग और नंबर 3 है रिवर राफ्टिंग। पहाड़ी से आप क्या समझते हैं, तो वह स्तरीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी हो और ढाल हो, पहाड़ी कहलाती है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। सबसे पहले आता है नाम माउंट एवरेस्ट का, फिर है काराकोरम और इसके बाद आता है गेसर वरुण। हिमानी किसे कहते हैं, पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत के नाम लिखें, कौन से हैं, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का क्यूबीयामा पर्वत। इन्हीं 3 प्राचीन पठारों के नाम बताइए। नंबर 1 है भारत में दक्कन का पठार, नंबर 2 है केन्या का पूर्वी अफ्रीका पठार और नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार कौन कौन सा कार्यक्रम चला रही है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ भारत मिशन नामक कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है। वह कौन सा पर्वत है जो एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचा है, तो प्रशांत महासागर के जल सतह के नीचे स्थित मानकी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। पर्वतीय भाग में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताइए, तो पर्वतीय भाग में चट्टानों का टूटकर खिसकना और बाढ़ का आना, इन आपदाओं से ढालों पर बसे गांवों में जान माल का खतरा सदैव बना रहता है। अब ये कुछ चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये ज्वालामुखी का चित्र बनाना है, तो ये ज्वालामुखी का चित्र बना हुआ, ऊपर से लावा आपका बहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये चित्र आप लोग बना देंगे। अब ज्वालामुखी पर्वत को थोड़ा समझ भी लेते हैं, क्या कुछ समझ दिया हुआ है आपको। ये देखिए, इसमें सबसे अत्यधिक दाब से मैग्ना का निर्माण होता है, सबसे बीच में यहाँ पर जो दाब बहुत ज्यादा होता है, तो ये मैग्ना निर्माण होता है। अब ये मैग्ना ऊपर की तरफ तोड़ करके सतह को चलना शुरू कर देता है और ज्वालामुखी राख और भाप यहाँ निकलने वाले, तो ये ज्वालामुखी आपको दिखाई दे रही, राख भाप बादल से घने गैस होते हैं, सारे निकलते हैं और ये लावा बाहर की तरफ, लावा बम की तरफ पड़ता है, ये लावा बम कहते हैं। तो ये बाहर की तरफ राख वगैरह जो उड़ते हैं कण के, और किनारों से निकली राख पिघली हुई चट्टाने लावा कहलाती है। देखो ये सब किनारे से जो निकल रही है इसको हम क्या कहते हैं, और ये यहाँ पे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। ये सब बताया गया, इसमें आपको चित्र बनाना है, इसका वर्णन भी करना है। चलिए, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि हुई है वैसे वैसे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि मनुष्य अपशिष्ट पदार्थ कचरा भूमि जल में फेंक देता है, जिससे मृदा जल और वायु प्रदूषित होने लगती है। पठारों की उपयोगिता क्या है। पठारों से खनिज मिलती है, पठार जलप्रपात बनाते हैं जो उत्तम पर्यटन का माध्यम बनते हैं। पठार काली मिट्टी प्रदान करते हैं जो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। नदियां किनसे मिलकर मैदान बनाती हैं, तो नदियां अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर नदी मैदान की रचना करती है। उदाहरण सिंधु व उसकी सहायक नदियां सतलज, रावी, चिनाब, झेलम व व्यास मिलकर सिंधु नदी मैदान का निर्माण करती है। पर्वतों से हमें क्या लाभ है, तो ये उत्तर है। पर्वतों से लाभ, पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। नंबर 2, पर्वत से नदियों का जन्म होता है, अतः मीठा जल नदियों द्वारा हम तक पहुंचाने में पर्वत का योगदान है। नंबर 3, पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई व पन बिजली उत्पादन में किया जाता है। पर्वत अलग अलग तरह के जीव जंतु और वनस्पति के आश्रय स्थल हैं। पर्वतीय प्रदेशों प्राकृतिक छटा के लिए भी जाने जाते हैं, अतः ये आय के स्रोत भी हैं। पर्वत बाह्य आक्रमणकारी से हमारी रक्षा भी करते हैं।
मैदानी जीवन पर्वतीय जीवन से अधिक सरल होता है। क्यों होता है, इसका उत्तर देना है आपको। नंबर 1, आवास की सुविधा होती है यहाँ। नंबर 2, परिवहन की सुविधा होती है। नंबर 3, कृषि व संबंधित गतिविधियों की सुविधा होती है। नंबर 4, कृषि व खनिज आधारित उद्योगों का विकास होता है। नंबर 5, उन्नत सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। तो उपरोक्त बिंदु मैदानी भाग में आसानी से मिलती हैं, जिसकी वजह से मैदान में जीवन अधिक सरल है। प्रदूषण पर रोक कैसे लगाया जा सकता है, तो ये उत्तर है इसका। नंबर 1 है वृक्षों की कटाई पर रोक लगाकर और वृक्षारोपण करके। नंबर 2 है भूमि उपयोग में संतुलन बनाए रखकर। नंबर 3 है जल का पुनर्भरण प्रक्रिया अपनाकर। नंबर 4 है उद्योगों का संचालन नियमबद्ध तरीके से करके। और नंबर 5 है मानव की सजगता। विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। तो इसमें दिखाना है आपको पर्वत श्रृंखला कहाँ है, फिर हिमालय कहाँ है, रॉकीज एंड एंडीज कहाँ है, पठार का तिब्बत कहाँ है, बताना है आपको। तो पहले तो देखिए रॉकी पर्वत ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एंडीज का पर्वत ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये ऐसे लंबा सा जा रहा है आपका, ये यहाँ पे लंबा सा जा रहा है ये। और इसके बाद तिब्बत का जो पठार ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तिब्बत का पठार। ये हिमालय का पर्वत है आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बना हुआ, किनारे किनारे भी जा रहा है ये वाला चल रहा है, ये हिमालय का पर्वत है आपका। और ये मेरे ख्याल से सब कुछ आपका इसमें समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से चित्र आप लोग दर्शा लेंगे। चलते हैं कुछ चित्र की तरफ बढ़ते हैं। चित्रों में कुछ गेम वगैरह पूछा गया, क्या क्या है, किस टाइप का होता है, चलो इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर बर्फ पे स्केटिंग की जा रही है और ये पठार दिखाया है, यहाँ पे पानी भी झरने के रूप में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। फिर इसके बाद आगे चलते हैं जरा कुछ और। ये आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खेती वगैरह हो रही है और ये आपका पानी की सुविधा है। गन्ने के खेत खड़े हैं, नारियल के खेत है यहाँ पे, तो बनारस के चित्र यहाँ पे भूमि इसकी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ये मैदानी भाग इसका होता है, नदियों के किनारे होता है अधिकतर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। तो ये दिखाई दे रहा है आपका रस्सी से बना पुल है, ये अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। और ये एक प्रदूषित नदी है जिसमें कचरा कूड़ा सब कुछ भरा हुआ दिखाई दे रहा है। किनारों पे ये ऊपर से ये तेल की परत भी है, पानी के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से नदी को बर्बाद कर देती है, उसमें जीव जंतु को भी मार डालती है। इसके बाद आते हैं रेगिस्तान। ये दिखाई दे रहा है चित्र आपको, ये रेगिस्तान है, इसमें ऊँट से सवारी करते हुए जा रहे हैं। तो ये ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। रेगिस्तान का जहाज जो है, ऊँट का काफिला जा रहा है आपका। ये कहाँ होता है, ये मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये नंबर 1 का उत्तर दिया हुआ है। तो चित्र में आपको दिखा रखा, चित्र को देख करके आप उत्तर की पहचान करेंगे और पुष्टि भी करेंगे। अगले नंबर पर चलते हैं हम लोग। ये आपको समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है, लोग टहल रहे हैं यहाँ पे। तो समुद्र तट पर टहलना दिखाया। नंबर 2 है, ये समुद्र का तट है यहाँ पे दिखाया हुआ आपको। तो इसका भी चित्र का उत्तर नंबर 2 चित्र का ये दिखता है आपको, हम लिख सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है, ये आपका नंबर 3 वाला चित्र है। ये केरल में कट्टुमरम नाव नौकायन उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम नौकायन बोलते हैं। अगला देखो, यहाँ पे वन में रहने वाले लोगों का आवास दिखाई दे रहा है। ऐसे झोपड़ी बना करके वन में निवास करते हैं सभी। तो ये आपके नंबर 4 का उत्तर है। तो उत्तर लिख लेंगे आपको आसानी से। ये नंबर 5 है, ये पहाड़ी ढलान के आवास हैं। जहां ढलान आ जाता है वहां पर प्लेन अगर एरिया मिलता है तो वहां पे लोग अपने मकान बना देते हैं। ये क्या है, ये आपका कहाँ है, चाय बाग है, असम में है, यानी पत्तियां यहाँ पे चुनना है। नंबर 6 का उत्तर है ये। तो चाय पत्ती तोड़ते समय चाय बागान, देखो सभी पत्तियां तोड़ तोड़ करके पीछे जो बैग रखा हुआ उसमें भरते जाते हैं और सुखा करके हमारे पास तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा ये जंगलों में नियोजन द्वारा बनाया गया आवास। ये नियोजन द्वारा बनाया गया आवास है, अलग अलग जगह से बनाया गया। सड़क के किनारे, सड़क से थोड़ा सा हट करके भी बनाया गया, जिससे कि आवागमन में परेशानी ना हो। ये राफ्टिंग है, जो 8वें प्रश्न का उत्तर है। ये 8वें चित्र का उत्तर है। तो राफ्टिंग, इसलिए हमको राफ्टिंग बोलते हैं। ये पहाड़ों पर नदियों में किया जाता है। ये आपका नाव जो दिखाई दे रही है, ये आपकी हवा भरी हुई नाव होती है। कभी भी हवा निकले तो इससे रहेंगे बेचारे यहीं पे। और बहुत हल्की होती है, इसको उठाकर आराम से ले जा सकता है, एक आदमी भी उठा सकता है इसको। और पानी में ये पलट पलट भी जाए तब भी ये डूबती नहीं है। लोग बागी रस्सी पकड़ करके फिर से इसमें निकल जाते हैं। ये एक खेल की तरह से होता है वहां।
आगे देखिए ये नंबर 9 का दिया हुआ है, ये पशु चारण में लगे हुए स्थानीय निवासी हैं, इसको बकरवाल कहते हैं। और पशु चारण के द्वारा पशुपालन यहाँ पर ये होता है। तो ये आपका कौन सा 9वें नंबर का चित्र है जिसका ये उत्तर दिया गया है। चलिए आगे देखिए, लास्ट है हमारे पास हिमपात के बाद का ये आवागमन है, 10वें चित्र का उत्तर है। पूरा हिमपात यानी हो गया, बर्फ पड़ गई, बर्फबारी। तो बर्फबारी पड़ने के बाद लोग वहां घर से निकल करके बाहर घूम रहे हैं और टहल रहे हैं, ठंड का आनंद ले रहे हैं। ये लेसन बच्चे यही समाप्त हो रहा है। नीचे की तरफ लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है और मैं क्या बना करके डालता रहा हूँ, उसके लिए भी बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और कम से कम वो अपना काम पूरा कर सके। और बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।